कल तक जो भी हुआ है ना, तो एक बार थोड़ा सा क्या करो, नजर मार लो, 5-7 मिनट बैक से स्टार्ट करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या स्टार्ट किया, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में मेनली जो आपका टॉपिक चल रहा है बेटा, इस वक्त अपना जो सबसे मेन टॉपिक चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसको हम क्या बोलते होते हैं शॉर्ट में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को YDSE। तो अपना जो मेन टॉपिक चल रहा है बेटा इस वक्त, दैट इज YDSE। अगर हम YDSE को स्टडी करते हैं, सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ये क्या है जी, आपका मेन सोर्स। ये मेन सोर्स से दो बनाए, और ये क्या हो गया आपका स्क्रीन। स्क्रीन पे क्या बन रहा है जी, आपका पैटर्न। अभी बनाना कुछ नहीं, जब नया आएगा ना वहां से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो स्क्रीन पे क्या बन गया, पैटर्न। एक जो छोटे से सवाल का जवाब दे दो कि हमने एक ही सोर्स से दो सोर्स क्यों ऑब्टेन किए। एक ही सोर्स से क्यों ऑब्टेन किए दो सोर्सेस, टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्सेस, क्योंकि सिंगल सोर्स कभी भी कोहेरेंट हो नहीं सकता। तो एक ही से क्या करेंगे, दो ऑब्टेन करेंगे। ओके, तो YDSE में एक मेन सोर्स से दो सोर्स ऑब्टेन कर कर क्या बना दिया, पैटर्न बना दिया। ओके, ये स्क्रीन के सेंटर पे बताना जरा क्या चीज है ये, इट इज मैक्सिमम। उसके बाद ऑल्टरनेटिवली ये क्या हो गए, डार्क बैंड यानी कि मिनिमा। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप में पैटर्न बनता है। ओके, पिछले 3-4 दिन से देखो यही चीजें हम कर रहे हैं। ये अपना क्या था, मेनली एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। जिस टाइप का सेटअप हमने डिस्कस किया, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, बना हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये दो क्या हो गए, S1 एंड S2 कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट पहुंचती है, P मेरा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो स्क्रीन पर क्या बना, पैटर्न बना। व्हाट इज Y1 एंड Y2 बेटा, दीज आर द वेव्स फ्रॉम सोर्स 1 सोर्स 2, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम कर ही चुके हैं। बैक से थोड़ा सा 10 मिनट बैक का चलेगा, उसके बाद फिर नया काम क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जहां मैं बोलूंगा लिखना शुरू कर दो, वहां से अपना लिखना शुरू कर देना। अभी रिवीजन है। ओके, पॉइंट पी पर वेव्स पहुंची Y1 एंड Y2। तो ये Y1 की इक्वेशन A sin ओमेगा टी, Y2 की इक्वेशन क्या, A2 sin ओमेगा टी, ठीक है। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना था, फाई था। तो दोनों मिक्स होती हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम दोनों पर लगाते हैं, और उसके बाद बेटा क्या ऑब्टेन कर लेते हैं, हम एक रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन ऑब्टेन कर लेते हैं। सब कुछ कर चुके हैं, जल्दी से बता दो, क्लियर ही है। तो एक Y1 होती है, Y2 होती है, आके मिक्स होती है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है, और क्या ऑब्टेन हो जाती है हमारे पास, Y इज इक्वल टू A sin ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, A यहाँ पर क्या चीज है, इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। तो A और B मिले, दोनों वेव्स मिली, तो स्क्रीन पर पॉइंट पी पर ये किसकी इक्वेशन आ गई बेटा, रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन होगी। और इस इक्वेशन में ए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। ओके, हमने एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव का क्या ऑब्टेन कर ली, एक्सप्रेशन भी ऑब्टेन कर ली। ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस ऑफ फाई। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो कर ही लिया हुआ है। इसको चाहे आप किसमें लिख दो, अगर स्क्वायर हटा दोगे यहाँ पे क्या लगा सकते हो, रूट लगा सकते हो। अगर स्क्वायर नहीं हटाते तो ये एक्सप्रेशन आपकी इस फॉर्म में है। सही है, यहां तक तो हो ही चुका है। अब आती है अगली बात, ये एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड को हमने किस टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, इंटेंसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। लास्ट क्लास में हमारा इंटेंसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट कर चुके हैं। जल्दी बताओ, सब कुछ फैमिलियर है, अब तो कुछ भी नया नया निश्चय नहीं लग रहा, सब कुछ किया ही हुआ है। तो हमारे पास फार्मूले आगे रट चुके हैं कि एम्पलीट्यूड का, ये इंटेंसिटी का, दोनों फार्मूले बेटा रटे हुए होने चाहिए। कभी कभी एम्पलीट्यूड की जरूरत पड़ती है, कभी कभी इंटेंसिटी की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर डिस्कशन किस टर्म्स में मैं करवा दूंगा, इंटेंसिटी के टर्म्स में करवा दूंगा, बट कभी कभी एम्पलीट्यूड के टर्म्स में भी जरूरत पड़ेगी। बोलो सही हो गया। तो I1 किसकी इंटेंसिटी बेटा, फर्स्ट की। I2 किसकी इंटेंसिटी, सेकंड की। और व्हाट इज फाई, इट इज फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स व्हेन दे रीच पॉइंट P। जब वो पॉइंट P पे पहुंचेंगे उस वक्त इनके बीच का फेज डिफरेंस है, क्या है, फाई है। तो यहां तक अपना कवरअप हो गया। अगली बार बेटा हमने क्या ऑब्टेन कर ली, कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। की पॉइंट P पर मैक्सिमा भी आ सकता है, पॉइंट P पर मिनिमा भी आ सकता है। मैक्सिमा का मतलब ब्राइटनेस, मिनिमा का मतलब डार्कनेस। मैक्सिमा का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मिनिमा का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2n पाई। n कहां से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है। देखो इस बात का ध्यान रखना, मिनिमा में n 1 से स्टार्ट करते हैं, और मैक्सिमा में n कहां से स्टार्ट करते हैं, 0 से। क्योंकि 0 मतलब सेंटर, सेंटर ऑफ द मैक्सिमा। सेंटर ऑफ द स्क्रीन पर क्या होता है, मैक्सिमा होता है। ओके, ये किसकी कंडीशन है, जो सेकंड वाली लिखी है, मैक्सिमा की ही कंडीशन है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ, ओके, एक्स क्या है यहाँ पर, फाइव तो फेज डिफरेंस, व्हाट इज एक्स, इट इज नोन एज पाथ डिफरेंस।
जब वेव्स पहुंचेगी तो उनके बीच में फेज डिफरेंस भी होगा, कुछ ना कुछ फिर पाथ डिफरेंस भी होगा। तो ये होगी बेटा मैक्सिमा की कंडीशन। ऐसे ही मिनिमा के लिए फेज डिफरेंस की कंडीशन क्या है? 2n-1 फाई, और n कहाँ से स्टार्ट करना है? 1 से स्टार्ट करना है। इस बात का ध्यान रखना है। कई बार यहाँ पे कॉमन मिस्टेक है, बच्चों की कॉमन मिस्टेक हो जाती है। वो n दोनों जगह 0 से स्टार्ट कर देते हैं। या कई बार दोनों जगह कहाँ से स्टार्ट कर देते हैं? 1 से स्टार्ट। मैक्सिमा में कहाँ से स्टार्ट होगा? ये 0 से स्टार्ट होगा, और मिनिमा में कहाँ से स्टार्ट होगा? ये 1 से। ओके, तभी यहाँ पर क्या है? 2n-1, क्योंकि n की जगह अगर मैं 1 भरूँगा बेटा, तभी 2 1 जा 2-1, फर्स्ट कंडीशन पाई आनी चाहिए ना। यहाँ पे 1 भरेंगे तभी कंडीशन क्या आएगी आपकी? पाई आएगी। फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन क्या होती है? कि फेज डिफरेंस शुड बी इक्वल टू पाई। ओके, ये किसकी कंडीशन हो गई? फेज डिफरेंस की ही कंडीशन, सॉरी मिनिमा की ही कंडीशन, बट इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। थोड़ा-सा बेटा रिस्पॉन्स, ये बताओ, ये चीज़ें अब आपकी टिप्स पे आनी शुरू हो गई कि नहीं? क्योंकि टिप्स वाली चीज़ें एनी टाइम इसमें से आज असाइनमेंट दे दी जाएगी अभी, क्वेश्चन भी करने हैं। अगर समय बचा तो हमारे पास यहाँ पर भी क्या है, कुछ ना कुछ है कवर अप करने के लिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेकर आए हैं 4-5, तो अगर वहाँ तक पहुँच गए तो क्वेश्चन भी करा दूँगा, असाइनमेंट भी आपको दे दी जाएगी। ओके, ये कंडीशन बिना देखे याद है कि नहीं? मैक्सिमा की 2 टर्म्स में कंडीशन, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, और मिनिमा के भी फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में कंडीशन। ओके, अगली बात बेटा, मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन के बाद कुछ नोट पॉइंट्स हैं, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर दोगे। ओके, मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा, यहाँ से आप आज का नया काम हो गया, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो कुछ नोट पॉइंट्स हैं, जैसे कि पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट थोड़ा तेज़ी से लिखना ज़रा। आपको पता है मैक्सिमा के लिए मतलब जनरल कंडीशन क्या है बेटा मेरे पास? I इज़ इक्वल टू I1 प्लस, अगर एम्पलीट्यूड के टर्म्स में लिखूँगा तो ये चीज़ I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। ओके, जल्दी बताओ, क्लियर है? I1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A1 स्क्वायर, I2 को क्या लिख सकता हूँ? A2 स्क्वायर, रूट I1 को क्या लिख सकता हूँ? A1, रूट I2 को क्या लिख सकता हूँ? A2। जल्दी से बता दो, इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ A लिखी हुई है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? दोनों फार्मूले नोट कर लेने हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है? ओके, बात किसकी चल रही है? मैक्सिमा की। बेटा मैक्सिमा में कॉस फाई वाली टर्म, आ जाओ भी आ जाओ। मैक्सिमा में कॉस फाई वाली टर्म्स किसके इक्वल होगी हुई है? 1 के इक्वल होगी हुई है, जवाब दे दो थोड़ा-सा। और मैक्सिमा जनरल में यहाँ पर क्या था? कॉस फाई भी था। मैक्सिमा में कॉस फाई किसके इक्वल हो गया? 1 के। तो क्या बचा? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, जल्दी बोलो, ठीक है? और ये क्या बन रहा है? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो I मैक्सिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है? कुछ पॉइंट्स हैं नोट करने के लिए, थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्स दो। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों की दोनों क्लियर है कि नहीं? थोड़ा रिस्पॉन्स दो, दोनों क्लियर हैं? वैसे ही होती है बेटा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। मैक्सिमम में कॉस फाई की वैल्यू 1 है, और मिनिमम में कॉस फाई की वैल्यू कितनी है? -1 है, इसलिए बेटा यहाँ पर क्या आ चुका है? -1 आ चुका है। एक बार थोड़ा-सा सही से रिस्पॉन्स देंगे, दोनों इक्वेशन एकदम क्लियर हैं कि नहीं? क्लियर है? ओके, तो इसको लिख लो, दोनों को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो I मैक्सिमम डिवाइडेड बाय I मिनिमम, बेटा दबा-दब नोट करना, ठीक है? थोड़ा फास्ट नोट करते जाओ, क्योंकि पॉइंट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल के बताऊँगा, तो एक आधा पॉइंट मिस हो जाएगा आपका वहाँ पर। तो इनको थोड़ा-सा साथ के साथ लिखते जाओ, 6 तो पॉइंट्स ही हैं, कुछ मैंने और भी बातें करनी है अभी इंटरफेरेंस। तो याद रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, I मैक्स ओवर I मिनिमम इक्वल टू A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। राइट है जी? A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अगर इसको इंटेंसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट करना हो तो इसको क्या लिख सकते हो? I मैक्स डिवाइडेड बाय, थोड़ा आज फास्ट चलेगा बेटा, I मिनिमम इज इक्वल टू A1 की जगह रूट I1 प्लस रूट I2 डिवाइडेड बाय रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। इसको लिख देना, मैंने इसको मिटा देना, यहाँ पे दूसरी स्लाइड आनी है, तो इसको हमने मिटा देना। I मैक्स ओवर I मिनिमम, दीज पॉइंट्स आर फॉर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में फिर हम इनको डायरेक्ट लगाते चले जाएंगे। तो I मैक्स बाय I मिनिमम इक्वल टू A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, या फिर रूट I1 प्लस रूट I2 डिवाइडेड बाय रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। नोट हो गया? रब करूँ इस वाली लाइन को? ओके, ये हमने कर दिया रब। फर्स्ट पॉइंट रटा हुआ होना चाहिए, इससे पहले मैक्स मिनिमा की कंडीशन रटी हुई होनी चाहिए, उसके बाद ये भी आमतौर पे आपको क्लियर ही होना चाहिए। ठीक है? जिन बच्चों ने बेटा, 1-2 बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं लगाई हैं किसी भी कारणवश, एग्जाम चल रहे हैं या जो भी है, हेल्थ इशू है, तो आपको मैंने इस एटलीस्ट जो वेव ऑप्टिक्स चल रही है ना आपकी,
इंटरफ्रेंस के बाद वाला जितना भी काम है सबके लेक्चर आपके ग्रुप में मैं भेज रहा हूँ। तो आप कंटिन्यूटी में जो भी है उसको लगाओ, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सारे लेक्चर आपके सेंड किए जा रहे हैं ग्रुप में। सेकंड पॉइंट, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो I1/I2 इक्वल टू A1/A2 का होल स्क्वायर, ये भी कुछ बड़ी बात नहीं है, तो ऐसे ही पता है। लेकिन कई बार इंटेंसिटी से एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड से इंटेंसिटी का रेशियो निकालना हो तो I1/I2 इज इक्वल टू A1/A2 का होल स्क्वायर, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ A1/A2 दोनों करते जाओ अंडर रूट I1/I2। इंटेंसिटी हमेशा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, I1/2 A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर, और A1 A2 निकालना हो तो रूट I1 डिवाइडेड बाय रूट I2 लिख लिया जी। ओके, इसको हम क्या कर देंगे, रब कर देंगे। तो 2 पॉइंट ये याद रखेंगे। अगली बात, ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनो। हमारे पास 2 स्लिट्स हैं बेटा, ठीक है? अब स्लिट्स की ना कुछ क्या हो सकती है, विड्थ हो सकती है। विड्थ मतलब स्लिट कितनी, मतलब लाइट को अलो कर रही है, विड्थ ऑफ द स्लिट। जल्दी बोलो, पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं? वैसे तो आइडियल केस में हमें वो पॉइंट सोर्सेस लेने थे, उसकी विड्थ होनी ही नहीं चाहिए, पॉइंट ही होना चाहिए। बट बेटा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में कई बार विड्थ ऑफ द स्लिट भी दी होती है। फर्स्ट स्लिट की विड्थ W1 थी, सेकंड स्लिट की विड्थ WT थी। अगर उस पे कभी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्लिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट। जितनी स्लिट ज्यादा होगी बड़ी, उतनी उसमें से लाइट ज्यादा आएगी ना। तो एक ये भी पॉइंट है, न्यूमेरिकल्स में कई बार क्वेश्चन ही आ जाएगा। तो वहां पर अगर आपको बेटा विड्थ का रेशियो दिया हुआ है तो समझ लो आपको किसका रेशियो मिल जाएगा, इंटेंसिटी का रेशियो। विड्थ रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इंटेंसिटी I1/I2 इज इक्वल टू W1 W2। बोलो ठीक हो गया। बट I1/I2 A1/A2 भी है, A1 स्क्वायर बाय A2 का स्क्वायर। बोलो ठीक हो गया, क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट ध्यान वाला था, फर्स्ट पॉइंट भी ध्यान देने वाला था। सेकंड पॉइंट ऑलरेडी बीच में कई बार डिस्कस हो चुका है। तो I max ओवर I minimum इक्वल टू A1 प्लस A2 बाय A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। क्या W1 बाय W2 इज इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाय I2, ये भी आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ओके, स्लाइड चेंज करेंगे जी हम। इस पेज पे जितने भी आगे तीनों पॉइंट क्लियर हैं, नोट हो गए सबके? आगे बढ़ चलिए। चलो, अगर नोट हो गए तो अगली बात बेटा, अगला पॉइंट लिखो, इंटरफ्रेंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो रहता है। ये इंटरफ्रेंस के सारे पॉइंट बता रहे हैं आप, ठीक है? इन इंटरफ्रेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ओबेड, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज फॉलोड। कहने का मतलब, स्क्रीन पे जब लाइट आई ना, कहीं कहीं पे इंटेंसिटी कम हो गई, कहीं कहीं पे इंटेंसिटी बढ़ गई है। तो अगर इंटेंसिटी कम हुई है तो लॉस ऑफ एनर्जी हुआ है, अगर कहीं पे इंटेंसिटी बढ़ गई है तो गेन ऑफ एनर्जी अपीयर हो रहा है। लेकिन बेटा अगर कहीं पे गेन हुआ है तो उतनी ही जगह पे लॉस भी हुआ है, अगर कहीं पे लॉस हुआ है तो कुछ जगह पर गेन भी हुआ है। एनर्जी नई नहीं क्रिएट हुई है और ना ही किसी एनर्जी का लॉस हुआ है। ओवरऑल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज फॉलोड। कभी क्वेश्चन मिल जाता है, क्या इंटरफ्रेंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी फॉलोड रहता है? तो उसका आंसर है कि हाँ जी, बिल्कुल ही फॉलोड। ओके, अगला पॉइंट आप लिख लोगे, नहीं इसमें कुछ नहीं लिखोगे, ये ऑलरेडी डन है, किया हुआ है आपने, इंटेंसिटी पैटर्न बना रखा है। ये मैंने ये वाला ना पूरा 4 I नोट वगैरह कल मैं एक्सप्लेन कर गया, ठीक है? कि 4 I नोट है। 4 I नोट कब है? अगर बेटा हम I1 और I2 इक्वल मान के चल रहे हैं आइडियल केस में, तो अगर I1 I2 इक्वल मानकर चल रहे हैं तो मैक्स इंटेंसिटी 4 I नोट थी। बोलो पिछली क्लास में हमने कैलकुलेट कर ली थी ये। मिनिमम इंटेंसिटी बिल्कुल क्या थी, 0 थी। हाँ, इसकी लेबलिंग आप कर सकते हो। लेबलिंग में अगर आपने फेज डिफरेंस के टर्म्स में लिखा हुआ है तो साथ में ही पाथ डिफरेंस भी लिख सकते हो। तो ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपने प्रीवियस डायग्राम में ही इसको क्या कर लो, चेंज कर लो। जल्दी बोलो, मेरा पॉइंट समझ गए कि नहीं? हाँ, वो भी लिख लो। एवरेज इंटेंसिटी 2 I नोट हो गई, मैक्सिमम कितनी होती है, 4 I नोट हो गई। मतलब डायग्राम बना हुआ है आपकी कॉपी में, इसको बस थोड़ा सा क्या कर लो, जो एडिशन है वो कर लो। जैसे 0 का मतलब पार्ट डिफरेंस कितना, 0। 2 पाई का फेज डिफरेंस मतलब पार्ट डिफरेंस कितना, लैम्डा। 4 पाई का मतलब 2 लैम्डा। जल्दी बोलो, समझ रहे हो ना? ठीक है, मिनिमा वाले भी लिख लो। यहाँ नहीं लिखा हुआ मिनिमा में, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, पाई आना चाहिए था। इस मिनिमा पे कितना आना चाहिए, 3 पाई आना चाहिए। ये मैंने कल लिखवा ही दिया हुआ, ठीक है जी। अब ये सिर्फ पैटर्न बनाने वाला क्वेश्चन 2 नंबर में आता है आपको, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, ड्रॉ द इंटेंसिटी पैटर्न इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अगर वर्ड यूज किया गया इंटेंसिटी पैटर्न, इंटेंसिटी पैटर्न बेटा यही है। ओके, प्रॉपर लेबलिंग के साथ बनाओ, फ्री की नंबर है। तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि ड्रॉ द इंटेंसिटी पैटर्न। ये कल से चल ही रहा है, बोलो छोड़ दें, चेंज कर दें ये भी। ओके, अगली बात है, इफ
इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट के शॉर्ट में मैं बोल रहा हूं, वहां से अगर पूरा दिखता है तो पूरा लिख लो, अदरवाइज पॉइंट ये है, अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट की बजाय व्हाइट लाइट यूज कर दी जाए तो आपका जो पैटर्न है, पैटर्न, पहली बात वो कलर्ड पैटर्न आ जाएगा, और दूसरी बात उसकी जो क्लैरिटी है ना वो कम हो जाएगी। एक तो वो कलर्ड पैटर्न हो जाएगा, ऊपर से उसका जो कंट्रास्ट, उसकी क्लैरिटी है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे वैसे लिख रखा है, इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट व्हाइट लाइट इज यूज्ड, द इंटरफेरेंस पैटर्न विल कंसिस्ट ऑफ colored bands on either sides of the central bright fringe which will be white। ओके, सेंटर वाला व्हाइट होगा, बाकी सारे के सारे कैसे होंगे, कलर्ड हो जाएंगे। ओके, नोट कर लो जल्दी से, अगर व्हाइट लाइट यूज कर दी जाए, सेंटर वाला जो बैंड है वो क्या बनेगा, कलर व्हाइट बन जाएगा, बाकी सारे कैसे हो जाएंगे, कलर्ड हो जाएंगे। ठाकुर लेट हो गया तो आ गया हूँ। चलो, हो गया, नोट हो गया जी, डन है। ओके, ये थे कुछ बेटा नोट पॉइंट। अब हो गए ना सारे के सारे नोट पॉइंट्स हो गए। अब ये पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअल पैटर्न, मतलब कंप्यूटर जनरेटेड पैटर्न है, तो एनसीईआरटी बुक से लिया एक्चुअल पैटर्न ऐसा बना। ओके, एक और नोट पॉइंट 7 बना देना, 7 में लिख लेना कि जो पैटर्न बनते हैं ना बेटा, कल को पूछ लेगा इनकी शेप कैसी होती है, तो ये पूरा का पूरा पैटर्न बना, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं सेंटर में मैक्सिमा आ गया, ये आ गया, वो आ गया, असल में ये ऐसा बनता है। ओके, यहाँ पे बीच में ये क्या है, तुम्हारा सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, उसके बाद ऑल्टरनेट, ये सेंट्रल मैक्सिमा, फिर डार्कनेस, फिर ब्राइटनेस, फिर डार्कनेस, फिर ब्राइटनेस। जल्दी बोलो, समझ रहे हो पॉइंट को कि नहीं? तो आप ये नहीं बनाओगे पूरा, जब हमने एग्जाम एग्जाम के लिए करना होता है तो ठीक है, जैसा है वैसे ही बनाना है। मैं 7th पॉइंट लिखवा रहा था कि जो पैटर्न है ना, की शेप कैसी होती है, हाइपरबोलिक यू बोलते हैं, जो एग्जैक्ट शेप आई है पैटर्न की, दैट इज हाइपरबोलिक। मतलब ये सेंटर है, ओके, सेंटर पे आसपास जो मैक्सिमा और मिनिमा बनते हैं ना, ये सीधी स्ट्रिप्स नहीं होती, इनकी शेप कुछ ऐसे होती है, और ये शेप हाइपरबोलिक शेप की कैटेगरी में आती है। जैसे तो पढ़ते हो ना, पैराबोलिक, हाइपर ग्राफ बनाते होते हैं हम, कि जिसका हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा, इसका पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। तो ये टेक्निकली ये वर्ड यूज करना है, शेप कैसी होती है इनकी, हाइपरबोलिक शेप वर्ड यूज करना। ये 7th पॉइंट मैंने आपका बनवा दी, ठीक है जी। तो इंटरफ्रेंस कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, शेप कैसी होती है जी, हाइपरबोलिक होती है, फिर कुछ पॉइंट्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब का आने वाले टाइम में हम यूज करते रहेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन वाईडीएससी। अगली हेडिंग आ गई, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन वाईडीएससी। वाईडीएससी का मतलब पता ही आप, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन वाईडीएससी, देख लिया। इसके ब्रैकेट में इसकी एक दूसरी हेडिंग के नाम से भी मैं बोलूंगा, देखना, पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन वाईडीएस, पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन वाईडीएस, देख लिया जी। अब इसका मतलब समझो, फ्रिंज विड्थ में बाद में समझाता हूं, पहले पोजीशन का मतलब समझाता हूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ओके, एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना हुआ है, आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। ये स्लिट प्लेन है जी, S1 एंड S2, ठीक है। ये क्या हो गया जी, आपका स्क्रीन हो गया, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन हो गया, मान लो दिस इज द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ओके। ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया बेटा, जहां से वेव चली यहां पर पहुंची, यहां तक पहुंचते पहुंचते दोनों में फेज डिफरेंस आ जाता है, क्लियर है। यहां तक पहुंचते पहुंचते दोनों में पाथ डिफरेंस आ जाता है, फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस एक ही बात है, आ जाता है, जिसके कारण ये मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि पाथ डिफरेंस कितना है। जल्दी बोलो, क्लियर है कि नहीं? पिछले आर्टिकल में
हमने फाइंड की कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। कंडीशन मतलब कब कब मैक्सिमा आएगा, कब कब मिनिमा, मतलब क्या हो कि मैक्सिमा आएगा, क्या हो कि मिनिमा आएगा, मतलब कितना फेज डिफरेंस हो मैक्सिमा आएगा, कितना फेज डिफरेंस हो मिनिमा आएगा। बोलो समझ रहे हो? यहाँ पर हम फाइंड करने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। पोजीशन मतलब कहाँ कहाँ मैक्सिमा आएगा, कहाँ कहाँ पर मिनिमा आएगा, रिलेटिव टू सेंटर ऑफ द स्क्रीन, मतलब सेंटर ऑफ स्क्रीन से कितने कितने डिस्टेंस पर मैक्सिमास आएंगे और कितने कितने डिस्टेंस पर मिनिमास आएंगे। ओके, पॉइंट समझे करना क्या है। डायरेक्ट फार्मूला आएगा, इसकी पहले डेरिवेशन वगैरह सिलेबस में होती थी, अब सीबीएसई के सिलेबस में इसकी डेरिवेशन बिल्कुल भी नहीं है। पर्टिकुलरली उन्होंने सिलेबस में लिख रखा है कि नो डेरिवेशन, लिखा हुआ नो डेरिवेशन ओनली द रिजल्ट। हमें न्यूमेरिकल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर बोर्ड तक न्यूमेरिकल की जरूरत पड़ेगी, तो इसका रिजल्ट मैं डायरेक्ट लेके आऊंगा क्योंकि कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करवा ही चुका हूँ। पहले ये बताओ फाइंड क्या करना है, जल्दी बताओ, क्लियर है? सेंटर से कितने कितने डिस्टेंस पे मैक्सिमा आएंगे, कितने कितने डिस्टेंस पर मिनिमा आएंगे। कंडीशंस हमें ऑलरेडी नोन है। ओके, मतलब मैं सेंटर से जो डिस्टेंस है इसको y मान लूंगा, तो y की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमा आए, y की वैल्यू क्या होगी मिनिमा आए, मतलब y कैलकुलेट करना होगा। व्हाट इज y? इट इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, तो आप यहाँ पे y या वो अपने पुराने वाले सेटअप में ही लगा सकते हो, तो पुराना एक्सपेरिमेंट या नया बनाना है तो नया एक्सपेरिमेंट सेटअप बना दो, अदरवाइज पुराने वाले में भी बना सकते हो। p मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ओके, दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको किससे डिनोट करना है, हमने स्मॉल डी से डिनोट करना है। और दोनों के बीच का मतलब स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो दूरी है उसको हमने किससे डिनोट करना है बेटा, कैपिटल डी से डिनोट करना है। तो लिख लेना जी यहाँ पर व्हाट इज डी, इट इज बेटा डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। व्हाट इज कैपिटल डी? इट इज डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट प्लेन एंड स्क्रीन। एंड व्हाट इज वाई बेटा? इट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो स्मॉल डी, कैपिटल डी और वाई, ये नई चीजें आ गई हमारे पास यहाँ पर। बोलो सही हो गया, क्लियर है? आगे बढ़ चलें। ओके जी, तो पॉइंट पी पर कहाँ कहाँ पर मैक्सिमा आने वाला है, कहाँ कहाँ पर मिनिमा आने वाला है, इसका डिराइव होते होते हैं बेटा, ये पूरे के पूरे फार्मूले बकायदा डिराइव होंगे, लेकिन यहाँ डेरिवेशन नहीं, यहाँ पर आपके पास क्लियरली मैंने बोला हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियरली लिखा हुआ है, नो डेरिवेशन ओनली रिजल्ट। पिछली वाले की तो फिर भी मैंने पूरा ड्राइव आपको करवा ही दिया, तो इसलिए इसको हम डिराइव नहीं करा रहे, डायरेक्ट रिजल्ट दे रहा हूँ। ओके, स्लाइड चेंज करें। ओके, स्लाइड हमने चेंज कर दी, ध्यान से सुनना जी। पहले मैं लिख रहा हूं आपके लिए पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा। डायरेक्ट रिजल्ट दे रहे हैं जी, y n इज इक्वल टू n lambda d by d। दिस फार्मूला गिव्स द पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा। n वही है तुम्हारा 1, सॉरी मैक्सिमा के लिए n कहां से स्टार्ट करना होता है, 0 से। n है जी हमारा 0, 1, 2 एंड सो। सही हो गया? बोलो भाई सही हो गया? मतलब n की जगह 0 भरूंगा मैं, n की जगह मैंने क्या भरा 0, तो फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन आएगी, इसको दूसरे तरीके से मैं लिख रहा हूं, ठीक है। मैं हाफ पार्ट में पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा लिखूंगा, हाफ पार्ट में क्या लिखूंगा, पोजीशंस ऑफ, फिर मिनिमा भी लिखूंगा। तो पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा इस तरफ लिखते हैं, y इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय d। n कहां से कहां, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। बेटा सबसे पहले n की वैल्यू क्या भरते हैं, अगर हम 0 भरते हैं तो n की वैल्यू 0 भरेंगे तो y कितना आ गया 0, मतलब पहला मैक्सिमा तो कहां पर आएगा, सेंटर पे ही आ जाएगा। वो पहले से हम पढ़ रहे हैं, सेंटर पे क्या होता है
मैक्सिमा होता है, इसको कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। जो सेंटर पे आता है इट इज टर्म्ड एज द सेंट्रल मैक्सिमा। बाकियों को कहते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा, सेंटर वाले को कह देते हैं सेंट्रल। ओके, बिल्कुल मैचिंग है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फार्मूला क्या कह रहा है कि भी पहला मैक्सिमा तो कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर पे ही आएगा। ओके, अगला मैक्सिमा कहाँ आया, 1 भर दो लैम्डा डी बाई डी, भाई उससे अगला कहाँ पर 2 भर दो 2 लैम्डा डी बाई डी एंड सो ऑन। लास्ट लैम्डा कहाँ आना है, इट विल बी एन लैम्डा डी बाई डी। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सीधा ही मैंने रिजल्ट लिखवा दिया गया। रिजल्ट याद हो जाएगा कि नहीं ये बता दो इंटरफेरेंस पे। ये फार्मूला क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा, इन इन जगह पर क्या आने वाला है, मैक्सिमा आने। ऐसे ही यहां मैं लिख रहा हूं बेटा पोजीशंस ऑफ मिनिमा, बेटा पोजीशंस ऑफ मिनिमा। मिनिमा के लिए मैं इसको वाई डैश लिख रहा हूं, ठीक है, वाई डैश, डैश मतलब मिनिमा, पोजीशंस ऑफ मिनिमा। इसका फार्मूला है जी 2n-1 लैम्डा डी बाय डी नीचे 2b। दिस एक्सप्रेशन गिव्स पोजीशंस ऑफ मिनिमा, दिस एक्सप्रेशन गिव्स पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा। फार्मूला याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में तो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, सीधा लिखा है एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, ये पोजीशंस वाली बात ही नहीं की। तो मैंने वहां से नहीं स्टार्ट किया, मैं पहले पोजीशन बता के फिर यहां से बनाऊंगा फ्रिंज विड्थ की एक्सप्रेशन। फ्रिंज विड्थ क्या होता है वो भी बताएंगे। ओके बेटा, n1 भरो, तो आपका n जो है वो 0 से नहीं स्टार्ट करना, कहां से स्टार्ट करना है, 1 2 3 मिनिमा के लिए सबसे पहले 1 भरा जाएगा। यहाँ पे 1 भरेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हाफ लैम्डा डी बाई डी। अगला मिनिमा यहाँ पे 2 भरेंगे तो इट विल बी 2 1 जा 2 सॉरी 2 2 जा 4 -1 3/2 लैम्डा बाई डी। अगला मिनिमा आ जाएगा भाई तीसरा 5/2 लैम्डा डी बाई डी। और आखिरी मिनिमा आ जाएगा, भाई फार्मूले लिखना पड़ेगा 2n-1 लैम्डा डी बाई डी, नीचे 2 तो लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा रिस्पॉन्स देके चलें, क्लियर है मामला, हो जाएगा। ओके, तो बेटा सेंटर से 0 डिस्टेंस पे क्या आएगा, मतलब बिल्कुल सेंटर पे क्या आ रहा है आपके पास, मैक्सिमा। और हाफ लैम्डा डी बाई डी पे कितना आ रहा है, मिनिमा। और उसके बाद देखो पहले 0 आया, ये 0 है, यहाँ पे तो क्या आ गया बेटा, मैक्सिमा। ये डिस्टेंस कितना है, हाफ लैम्डा डी बाई डी, वहां क्या आ गया, मिनिमा। और आगे फिर लैम्डा डी बाई डी, बोलो सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा, सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर मैं लैम्डा डी बाई डी को एक्स मान लूं, इस लैम्डा डी बाई डी को अगर मैं कुछ पल के लिए क्या मान लूं, एक्स मान लूं, इसका मतलब क्या है, सेंटर पे क्या है, मैक्सिमम। एक्स बाई 2 पे क्या है, मिनिमम। एक्स पे फिर से क्या है, मैक्सिमम। बोलो समझ गए, सीक्वेंस बन गया कि नहीं, बीच में आएंगे कि नहीं आएंगे मिनिमा। 0 पे मैक्सिमा, एक्स पे मैक्सिमा, लेकिन हाफ एक्स पे मिनिमा, 2x पे फिर मैक्सिमा, लेकिन 1.5x पे फिर से मिनिमा। जल्दी बताओ, बिल्कुल सेट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है ना। तो एक तो आपको याद करना है, न्यूमेरिकल्स में इस फार्मूले की भी समझ होनी चाहिए, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल करने काम आने हैं। ओके, तो दिस वाज पोजीशंस ऑफ बेटा मैक्सिमास एंड मिनिमस। अब आती है बात फ्रिंज विड्थ की। फ्रिंज का मतलब मैंने भी बताया था पहले भी, फ्रिंज का मतलब एक पतली सी स्ट्रिप को क्या कह देते हैं, फ्रिंज कह देते हैं। ओके, ध्यान से सुनना, ये स्क्रीन है, स्क्रीन के सेंटर पे क्या है, मैक्सिमा। अब वो सेंटर पे से लेकर हाफ लैम्डा डी बाई डी तक मैक्सिमा फैल रखा है कि नहीं फैल रखा, क्योंकि मिनिमा तो कहां से स्टार्ट होगा, हाफ लैम्डा डी, यानी कि बेटा जहां पे भी मैक्सिमा है वो कुछ तो फैला होगा। बोलो पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं, बोलो समझ रहे हो। ये किसकी पोजीशन होगी, मैक्सिमा। फिर मिनिमा, मिनिमा भी यहां से स्टार्ट होके कुछ देर तक क्या स्प्रेड किया हुआ है, मिनिमा स्प्रेड किया हुआ है कि नहीं। तो ये किसकी पोजीशन थी, मैक्सिमा की। आगे क्या आ गया, मिनिमा। अब मिनिमा कुछ तो जगह लेगा, फिर से आगे क्या आएगा, मैक्सिमा। अब इसको क्या कह रहा हूं मैं, फ्रिंज कह रहा हूं, फ्रिंज। ये क्या है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, बोलो समझ गए। ये अगली क्या है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। उससे अगली क्या होगी, सेकंड ब्राइट फ्रिंज। सेंटर वाली को फर्स्ट नहीं बोलते, तो 0 पे है, सेंटर वाली को क्या बोलते हैं,
सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ही बोलते हैं। उसके बाद जब 1, 2, 3 वाली शुरू होंगी, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज। बोलो क्लियर है? ये बीच में ये जो है, ये दिस वन, ये क्या है? फर्स्ट डार्क फ्रिंज। बोलो ठीक है कि नहीं? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट फ्रिंज, बीच में क्या है? डार्क फ्रिंज है। बोलो क्लियर है कि नहीं? ध्यान से सुनना, मैं ये कहना चाह रहा हूं, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में डार्क फ्रिंज है कि नहीं, ये बताओ। और दो ब्राइट के बीच में डार्क है, और दो डार्क के बीच में कौन है? ब्राइट है कि नहीं? बोलो पॉइंट समझ के नहीं? एनी टू कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में कौन है? डार्क फ्रिंज। एनी टू कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच में क्या है? ब्राइट फ्रिंज। तो एक वर्ड आ रहा है मेरे पास, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ मतलब इन फ्रिंजेस की क्या ढूंढनी है मुझे? विड्थ ढूंढनी है कि कितने तक फैले होते हैं, कितनी चौड़ाई होती है। बोलो पॉइंट समझ गए कि नहीं? जब स्क्रीन पे आएगा तो बिल्कुल लाइनें थोड़ी बनी हुई हैं, कुछ जगह भी तो घेर रखी है ना। कितना पोर्शन घेर रखा है, दैट इज टर्म्ड एज द फ्रिंज विड्थ। पहले तो ये बताओ फ्रिंज विड्थ का मतलब क्लियर हुआ कि नहीं? ये जो बनी है इनको क्या कह सकते हैं? बैंड्स वर्ड भी यूज करते हैं, फ्रिंजेस वर्ड भी यूज करते हैं। तो आई एम राइटिंग, गोइंग टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का मीनिंग क्लियर हुआ भाई? दूसरी बात, ये दिख गया, दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में क्या है? एक ब्राइट फ्रिंज। और दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में क्या है? एक डार्क फ्रिंज। तो अगर ये चीज क्लियर है तो मैं एक पता क्या करने जा रहा हूं, मैं दो डार्क, सॉरी, ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन को माइनस करूंगा, तो मुझे किसकी विड्थ मिल जाएगी? डार्क फ्रिंज की विड्थ मिल जाएगी। और अगर मैं दो डार्क पोजीशंस को माइनस करूंगा तो मुझे किसकी विड्थ मिलेगी? ब्राइट फ्रिंज की विड्थ मिलेगी। ये समझ में लगा सबको कि नहीं? ये जो मैंने डायग्राम बनाया था, डायग्राम से क्लियर होगा? ओके, क्या बोला मैंने? बिटवीन टू कंजिक्यूटिव मैक्सिमा पोजीशंस, मैं लिखवाता हूं, पहले सुन लो। बिटवीन टू कंजिक्यूटिव मैक्सिमा पोजीशंस देयर लाइज द डार्क फ्रिंज, एंड बिटवीन टू कंजिक्यूटिव मिनिमा पोजीशंस देयर लाइज द ब्राइट। समझ गए? ये पॉइंट लिख पाऊंगा, उसके बाद कर देंगे। यस बेटा, जल्दी बोलो। कह रही है सारे डार्क फ्रिंज की विड्थ सेम होगी। अब ये चेक करना, कोई अभी गारंटी नहीं है, ये चेक करना पड़ेगा। तो चेक कर ही लेते हैं। देखो इसने सही पॉइंट बताया, पॉइंट बड़े सही सही। वो बात दूसरी है कि हम इसके पॉइंट पे हंसने लग जाते हैं। बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट उसने बोला है कि भी दो डार्क फ्रिंजेस के, सबकी अब बोल तो दिया फ्रिंज फ्रिंज फ्रिंज, कह रही सबकी भी सेम है क्या सर बताओ? मैंने बोला ऐसी कोई गारंटी नहीं है, चेक करते हैं। तो लेट्स चेक। अगर बेटा मैं सेंटर और अगली दो मैक्सिमम पोजीशन को माइनस कर दूं तो बीच में फर्स्ट डार्क फ्रिंज आएगी। इन दोनों को माइनस करूं, जीरो और फर्स्ट को, तो पहली डार्क फ्रिंज आएगी ना। इसकी विड्थ चेक करना, इसको इससे माइनस किया तो लैम्डा डी बाई डी आ गया। जल्दी बोलो क्लियर है? आ गया। अगर मैं दूसरे और पहले मैक्सिमा को माइनस करूं तो नेक्स्ट डार्क फ्रिंज की विड्थ आएगी। चेक करना, 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस करूं तो क्या आएगा? लैम्डा डी बाई डी आ जाएगा। अगला कौन सा था? 3 लैम्डा डी बाई डी। बोलो समझ रहे हो कि नहीं? अगर इसको इससे माइनस करूंगा तो नेक्स्ट डार्क फ्रिंज आएगी, वो भी कितनी आएगी? लैम्डा डी बाई डी। आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो पॉइंट समझे कि नहीं? बिल्कुल जेन्युइन सही पॉइंट रेज किया गया है। और यहां पर बेटा हमने प्रूव कर दिया कि डार्क फ्रिंजेस जितनी है उनकी सबकी विड्थ तो क्या आ रही है? सेम आ रही है। जिसको जिसमें से कंजिक्यूटिव वाली माइनस करनी है ना। बोलो पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जरूरी नहीं है, असल में वो जरूरी है। उस वक्त मैंने प्रूव नहीं किया था ना, ये मैंने बोला अभी रुक जाओ, पता नहीं कि इक्वल है कि नहीं, बट पॉइंट इज दे आर इक्वल। सारी की सारी डार्क फ्रिंजेस जो होती हैं कि विड्थ क्या आएगी? इक्वल आएगी। उसने पॉइंट रेज किया, हमने यहाँ पे क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। मे बी ये पॉइंट मिस हो जाता कि सबकी विड्थ क्या होनी है? सेम ही होनी है। जल्दी बोलो, पॉइंट सबको क्लियर हो गया? जिसको मर्जी थर्ड से सेकंड माइनस करो, फोर्थ से थर्ड माइनस करो, जो मर्जी करते जाओ, हर बार आंसर क्या आने वाला है? लैम्डा डी बाई डी ही आने वाला है। उधर भी जब मैं करके देखूंगा ना, देखो 2 में से 1 माइनस करो तो 3/2 माइनस 1/2 1 बचेगा। आंसर क्या आएगा? लैम्डा डी बाई डी आएगा। अगले में से पिछली माइनस करो, हर बार आंसर क्या आएगा? दिख रहा है सबको? जो हो गया लैम्डा डी बाई डी। बेटा इन दोनों को माइनस कर दो तो आंसर कितना आ रहा है? 3/2 माइनस 1/2 1 बचेगा। लैम्डा डी बाई डी। इनको आपस में माइनस करो तो भी कितना आएगा? लैम्डा डी बाई डी। जिसको जिससे मर्जी माइनस कर लो, आंसर कितना आने वाला है? लैम्डा डी बाई डी ही आने वाला है। तो क्या पॉइंट निकला? फ्रिंजेस जितनी भी हैं डार्क वाली, यहाँ से डार्क निकली है। देखो ये मैक्सिमा है, लेकिन मैक्सिमा से कौन सी फ्रिंज निकल रही है? डार्क। सबकी विड्थ सेम है। और इधर कौन सी फ्रिंज विड्थ आ रही है? ये दिस इज विड्थ ऑफ
ब्राइट फ्रिंज, ये भी आपस में क्या आ रही है? सेम। आपस में छोड़ो, ये इधर से भी आपस में क्या आ रही है? सेम ही आ रही है। आपस में तो सेम है ही है, आपस में भी क्या है? सेम है। वो भी आपस है, ये भी क्या है? आपस है। दोनों तरफ से क्या है? सेम ही है। बोलो पॉइंट समझ गए कि नहीं? मैं लिखवाऊंगा खैर। तो डिस्कशन में ही आ गया, सारी फ्रिंजेस, ऑल डार्क फ्रिंजेस विल बी ऑफ सेम विड्थ, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस विल बी ऑफ सेम विड्थ, एंड डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम। सबकी विड्थ क्या होती है? सेम ही होती है। सबकी इंटेंसिटी भी क्या होती है? सेम ही होती है। कल हमने वो बता दिया, डार्क की अपनी सेम होगी, ब्राइट की अपनी सेम होगी। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया था। अब लिखवाने वाला काम शुरू कर दें। लिखो जी, ये सब हो गया था, लिख लो, नोट डाल के लिखना, एनओडी नोट डाल लो और पॉइंट लिख लो। बिटवीन एनी टू maxima position, between any two maxima positions, there lies a dark fringe. मैक्सिमा पोजीशन के बीच में क्या है? डार्क फ्रिंज है बेटा। एंड बिटवीन एनी टू मिनिमा पोजीशन, बिटवीन एनी टू मिनिमा पोजीशन, देयर लाइज अ ब्राइट फ्रिंज, देयर लाइज अ ब्राइट फ्रिंज। लिख लिया? आगे लिखो, तो लाइन छोड़ दो, उसके आगे लिखना है फ्रिंज विड्थ ऑफ dark and bright fringes can be obtained as, can be obtained as width of dark fringe yn minus yn minus 1। समझ गए? ये डार्क है ना, इसलिए इसके ऊपर क्या लगाया मैंने? डैश। लेकिन ये कौन सी पोजीशन है? मैक्सिमा पोजीशन है, इसलिए यहाँ पे डैश नहीं लगेगा। बोलो क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर है ना? मैक्सिमा वालों में डैश नहीं लगता और मिनिमा वालों के लिए डैश यूज किया हो ना वाई के ऊपर मैंने। ओके, फिर से बोल रहा हूँ, कंफ्यूज तो नहीं हो गए? ये इस वक्त किसकी विड्थ निकालने जा रहा हूँ मैं? जल्दी बता दो। विड्थ ऑफ ब्राइट और डार्क, जल्दी बोलो। विड्थ ऑफ कौन सी? डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज की विड्थ को मैंने किससे नोट किया? बीटा डैश। लेकिन डार्क फ्रिंज की विड्थ कैसे निकलती थी बेटा? ये मिनिमा पोजीशन माइनस करनी थी कि मैक्सिमा पोजीशन? बोलो मैक्सिमा पोजीशन। समझ गए? ऐसे ही बेटा विड्थ ऑफ, अगर मुझे क्या निकालनी हो? ब्राइट फ्रिंज, उसको मैं बीटा से डिनोट करूंगा। इट विल बी वाई एन डैश माइनस वाई एन माइनस वन, वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन डैश। इसको बेटा सॉल्व कर लूँ ना अगर मैं, बीटा डैश वाई एन की जगह एन लैम्डा डी बाई डी माइनस इसकी जगह एन माइनस वन लैम्डा डी बाई डी, सॉल्व करूंगा। बीटा डैश विल बी लैम्डा डी बाई, दिस इज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। अगर मैं यहां पे करता तो वाई एन डैश ये होता आपका 2n माइनस वन लैम्डा बाई टू डी बाई डी। कंफ्यूजन तो नहीं है? ये किसकी पोजीशन पुट कर रहा हूं मैं? मिनिमा की। मिनिमा की पोजीशन के लिए यही फार्मूला था, माइनस ये होगा 2n की जगह बेटा n माइनस वन आ रहा है, माइनस वन लैम्डा डी बाई टू डी। सॉल्व करने पर जी ये भी आना है लैम्डा डी बाई डी। ओके, क्या ऑब्जर्व हुआ? बीटा डैश हो या बीटा हो, फ्रिंज विड्थ सेम ही है। तो इसको नॉर्मली किससे डिनोट किया करेंगे? बीटा से डिनोट किया करेंगे। तो इंटरफ्रेंस में बेटा इतनी बातें करने के बाद अल्टीमेट बात क्या कर दी हमने? कि जो फ्रिंज विड्थ है, चाहे मैक्स हो चाहे मिनो, चाहे डार्क हो चाहे ब्राइट हो, सबकी क्या है? सेम है। फार्मूला क्या है? लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। ओके, व्हाट इज लैम्डा? वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज। व्हाट इज कैपिटल डी? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन। व्हाट इज स्मॉल डी? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट। नोट हो गया?
क्लियर है? किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं। धीरे-धीरे कर कर हम एंड रिजल्ट पे पहुँचेंगे लैम्ब्डा डी बाय डी। अगली बात जी, क्या पता लगा मुझे कि जो बीटा है वो लैम्ब्डा डी बाय डी है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी है। मतलब अगर रेड लाइट की बजाय ब्लू लाइट यूज़ करोगे तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा थी, आपने कम कर दी। कई बार क्वेश्चन आ जाएँगे, ऐसा करने से क्या होगा? अगर डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स कम कर दिया जाए, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स कम कर दिया जाए, फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है? अगर स्क्रीन दूर कर दिया जाए, तो भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। डिस्टेंस कम करने से भी ज़्यादा, स्क्रीन दूर। इस पे खूब क्वेश्चन आएँगे, खूब क्वेश्चन आएँगे, कांसेप्चुअल वाले क्वेश्चन आ जाएँगे। मतलब जो भी चल रहा है, मैंने कल बोला था कि भई कल जब स्टार्ट किया तो मैंने बोला था आज जो होगा उसी में से सारे क्वेश्चन निकल कर आने हैं। अब कल से लेकर अब तक बात कंटिन्यूटी में चल रही है ना। कल और आज का जो काम है बेटा, उसी में से सारे क्वेश्चन निकल कर आने हैं। पहले 2 दिन तो ऐसे हवा में ही क्या चलता रहा, इंटरफेरेंस चलता रहा कि ऐसा होता है, वैसा होता है, इंटरफेरेंस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये कंडीशन होती है। क्वेश्चन सारे यहाँ से निकल कर आने हैं। एक लास्ट पॉइंट हम करेंगे, लिखना ज़रा, एंगुलर विड्थ, कांसेप्ट ऑफ एंगुलर विड्थ, 5 मिनट का काम है। कांसेप्ट ऑफ एंगुलर विड्थ। हम लोग क्या करते हैं, फ्रिंज विड्थ कर करके ना पूरा जोर उस पे लगा देंगे, फ्रिंज विड्थ, थक जाएँगे। चिल्ला-चिल्ला के बताते हैं ऐसे-ऐसे विड्थ होती है, ये होता है, वो होता है। लास्ट में छोटा-सा 5 मिनट का ना एक एंगुलर विड्थ का कांसेप्ट है, क्वेश्चन डालने वाला किस पे डाल देता है? एंगुलर विड्थ पे डाल देता है। तो वो एंगुलर विड्थ इससे भी ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। टाइम उसमें मैंने बस 4-5 मिनट ही लगाने हैं। ध्यान से सुनना। ये स्क्रीन है, ठीक है? सोर्स ऑफ लाइट है। 2 नहीं, अब मैं उसका एक ही पॉइंट शो कर रहा हूँ। जब यहाँ से लाइट आएगी ना, किसी भी सोर्स से लाइट आती है, तो वो ऐसे स्प्रेड होती है ना, किसी भी सोर्स से लाइट आएगी, तो वैसे तो वेव फ्रंट बनते हैं, लेकिन चलो वेव फ्रंट हमें पूरे नहीं दिखाई देते। बेसिकली लाइट दोनों तरफ फैलती हुई नज़र आएगी कि नहीं आएगी? स्क्रीन पे जब पड़ेगी, तो सीधी लाइन पे पॉइंट थोड़ी बेटा पड़ेगा, पॉइंट थोड़ी पड़ेगा। ये थोड़ा-सा स्प्रेड होकर ऐसे फैलेगी कि नहीं फैलेगी? ओ बोलो भैया, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? ये है विड्थ, ये है उसी चीज़, एंगुलर, समझे पॉइंट कि नहीं? ये विड्थ है और इसको क्या बोलना है हमने? एंगुलर। ये जनरल डायग्राम बनाया है, वाईडीएससी वाला डायग्राम नहीं। ये एक जनरल कांसेप्ट दिया है कि भाई सामने सोर्स है, सामने तूने स्क्रीन रख रखा है, तो अब जब यहाँ से लाइट चलकर आएगी, तो स्क्रीन पे जितने भी पोर्शन में लाइट पड़ रही है, अगर उसको ऐसे करके सेंटीमीटर में नाप लो, वो विड्थ है। लेकिन वो जहाँ से आ रही है, एक पॉइंट से रही थी, फैल इतना रही है, तो मतलब कुछ एंगल बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा? इस एंगल को क्या बोलने जा रहा हूँ मैं? एंगुलर विड्थ बोलने जा रहा हूँ। अब ये कांसेप्ट सीधा उसके साथ क्या कर दिया जाएगा? फिट कर दिया जाएगा। जितने भी हमारे स्लिट की विड्थ है, जिसको मैंने अभी-अभी बीटा बताया, लैम्ब्डा डी बाय डी, तो ये बेटा सेंटर से डिस्टेंस है, मतलब ये सेंटीमीटर में ही मेज़र करोगे। ये मान लो अगर क्या है, विड्थ ऑफ द स्लिट है, जिसको मैंने बीटा बोला। क्या बोला? जिसको मैंने बीटा बोला। यहाँ पर डायग्राम वाई बता रहा हूँ, वैसे बीटा के रूप में यूज़ करूँगा। ये विड्थ ऑफ द स्लिट है। तो भाई यहाँ से ओरिजिनेट हो रही होगी, स्क्रीन पर इतनी चौड़ी पट्टी बन रही है लाइट की, लेकिन जहाँ से लाइट आ रही है सोर्सेज़ से, वहाँ से ये स्प्रेड होके आ रही होगी। इसी को क्या बोलेंगे हम? एंगुलर विड्थ। कोई डेफिनेशन नहीं दे रहा मैं इसकी, कि एंगुलर विड्थ इज़ सो एंड सो, ऐसे नहीं ना बता सकता मैं। मैंने कांसेप्ट समझाना था, जल्दी बताओ, कुछ तो समझ में लगा होगा। ओके, अब हमारे इस डायग्राम को अगर मैं अपने वाईडीएससी के साथ मैच करवाता हूँ, तो वाईडीएससी के साथ सोर्सेज़ इस प्लेन में पड़े हुए हैं। ये डिस्टेंस किसके इक्वल है बेटा? कैपिटल डी के इक्वल है। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? ये डिस्टेंस कैपिटल डी के इक्वल है। ये जो चीज़ है, ये किसके इक्वल है? बीटा के इक्वल है। तो एक फ़ॉर्मूला होता है इस कांसेप्ट में। अगर इसको मैं थीटा बोलता हूँ, तो थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस वाला ऐसा कुछ फ़ॉर्मूला होता है। मैथ्स का फ़ॉर्मूला बेसिक छोटी क्लास वाला, थीटा इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस। बोलो, समझ गए? ओके। तो बेटा यहाँ पर ये थीटा है, ये चीज़ लेंथ ऑफ आर्क का रोल प्ले कर रही है कि नहीं? और ये जो डी है मेरा, ये रेडियस का रोल प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा? इस हिसाब से यहाँ पर थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस है कि नहीं? चेक करना जल्दी।
बोल दो बेटा, समझ में लग गया? लेंथ ऑफ आर्क की जगह ये है, रेडियस की जगह डी है, तो एंगुलर विड्थ मेरे भाई बहनों भी किसके इक्वल आ गया? बीटा की जगह लैम्डा डी बाई डी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी, ये डी कट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, मैं बोल रहा हूँ मिस हो जाता है, हमने मिस नहीं किया। एंगुलर विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा बाय डी है, इट्स नॉट लैम्डा डी बाय डी। बच्चा रट लेता है, लैम्डा डी बाय डी वो फार्मूला रट जाता है, क्योंकि काफी स्ट्रेस दे के कराया जाता है, उस पर खूब न्यूमेरिकल से भी करे होते हैं। तो लैम्डा डी बाई डी सबको रटा हुआ होता है, एंगुलर विड्थ ये। ओके, काम में क्वेश्चन आ गया, लेट इफ डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन इज डबल्ड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ? बताओ आंसर जल्दी से दे दो। अगर डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल्ड, तुमने किसको डबल कर दिया? कैपिटल डी को क्या कर दिया? डबल कर दिया। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ? इट विल गेट डबल, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। सेम क्वेश्चन आ जाता है, if distance between slit and screens is doubled, what will be effect on the angular width? No change. एंगुलर विड्थ वाले केस में नो चेंज देना है, स्मॉल डी दोनों में सेम है। अगर डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट चेंज करोगे तो एंगुलर विड्थ भी उसी हिसाब से चेंज होगी, आपकी फ्रिंज विड्थ भी उसी हिसाब से चेंज होगी। तो जहां पर गलती हो सकती है, ये एंगुलर विड्थ पे जब क्वेश्चन आएगा तो वो थोड़ा सा लास्ट का जो 5 मिनट का पॉइंट था उस पर थोड़ा ध्यान देना, एंगुलर विड्थ भी जरूरी है। ओके, तो बेटा थ्योरेटिकली लगभग हमने करा दिया इसको, अब इसके न्यूमेरिकल वाला वर्क रह गया। असाइनमेंट अपनी लेकर जाना, जितने हो सकते हैं ट्राई कर लेना, बाकी कुछ मैं खुद करा दूंगा, कुछ फिर आपके असाइनमेंट के नेक्स्ट क्लास में डाउट देने की कोशिश करते हैं।